तो हेलो गाइज, वेलकम यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल PR स्मार्ट स्टडी। सो पिछले वीडियो में हमने क्लास नाइन्थ NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल्स के बारे में है उस वीडियो में हमने उस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 तक का सॉल्यूशन और उसके पहले के जितने भी थ्योरीज थे वो सारे चीज़ों को कवर किया था, जो कि बेसिकली पार्ट 1 था हमारे इस चैप्टर 7 वाले वीडियो का। ये हमारा इसी चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम जो रिमेनिंग हमारे एक्सरसाइजेज हैं 7.2 और 7.3 और जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें आता है सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये इसका फीचर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 7.24 में ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो कि ये साइड AB इक्वल टू साइड AC जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। AB इक्वल टू AC, तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन ईच सच ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल B, क्योंकि इक्वल साइड कौन सा है? AB इक्वल टू AC, और AC के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल B है, और AB के अपोजिट जो एंगल है वो C है। ये दोनों एंगल B एंगल C के बराबर होगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज इंडीड ट्रू फॉर एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये सही होता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है ना। ये दो चीज़ें हमने पढ़ा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये दो फीचर्स हमने पढ़े। ये थ्योरम 7.2 में हम इसको प्रूव करेंगे कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप समझ लीजिए और इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रैक्टिस करके, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसमें AB इक्वल टू AC है ना। वी नीड टू प्रूव द एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ना। हमें वर्टिकली अपोजिट, मतलब इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है ना। हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD। तो ये दोनों ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा AB इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है। एंगल BAD एंगल CAD के बराबर हुआ कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि AD जो है हमारा बाइसेक्टर है एंगल A का, और AD इक्वल टू AD। तो ये एंगल मतलब साइड एंगल साइड है ना। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया होगा? कौन करके साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में अगर देखा जाए तो एंगल B कोरस्पॉन्ड किसको करता है? एंगल C के। एंगल ABD जो कि एंगल B है विल बी इक्वल टू द एंगल ACD जो कि एंगल C के बराबर है ना। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
यूजिंग व्हाट, यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब थ्योरम 7.2 में ये प्रूव किया गया है कि अगर द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की मतलब होना ज़रूरी नहीं है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपने। तो किसी भी ट्रायंगल में जो भी इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये कन्वर्स थ्योरम 7.2 का कन्वर्स है। तो यू कैन प्रूव दिस बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया करके ऐसा बुक में दिया गया था। तो हमने इसका थ्योरम 7.3 का भी प्रूफ हमने यहाँ पे लिया है, तो मतलब दिखाया है। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। सो इक्वल एंगल मतलब हमने एंगल बी, एक ABC ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल B एंगल C के बराबर है, ये दिया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि AC AB के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे भी हमने पिछले जो थ्योरम 7.2 का प्रूफ था उसके तरह एक कंस्ट्रक्शन किया है कि एंगल A का एक बाइसेक्टर AD ड्रॉ किया है जो कि BC को पॉइंट D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया, इसमें एंगल B एंगल C के बराबर है, ये दिया हुआ है। एंगल BAD एंगल CAD के बराबर होगा, ये कंस्ट्रक्शन से प्रूव हो गया है ना। और एंगल ए मतलब साइड AD इक्वल टू साइड AD के AD इक्वल टू AD, चूँकि ये कॉमन होगा इन दोनों ट्रायंगल में। सो एक साइड और दो एंगल, एंगल B और एंगल BAD और एंगल CAD। तो ये इन दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड तो नहीं है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं, ASA मतलब दो एंगल और एक साइड। सो ASA क्राइटेरिया नहीं है, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC जो हमने कंसीडर किया था वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और CPCT रूल को यूज करते हुए ये कह सकते हैं, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, कि AB इक्वल टू AC होगा, जो कि AB किसके AC के कॉरस्पॉन्डिंग है फॉर द ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ओके, सो ये हमारा थ्योरम 7.3 का प्रूफ है। ओके, तो आगे आगे ये थ्योरम 7.3 के आगे हमारा एक्सरसाइज 7.2 आता है। इसमें भी 8 क्वेश्चन है टोटल। सो हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो 7.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है ABC विद AB इक्वल टू AC, है ना। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB AC के बराबर है। तो पहला चीज़ ये दिया गया है, और ये दिया गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, है ना। एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर वो एक दूसरे को, सॉरी ये गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा था, B का बाइसेक्टर हुआ और ये एंगल C का बाइसेक्टर हुआ, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बाइसेक्टर का OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और OC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। तो ये हमारा दूसरा चीज़ गिवन है। हमने A को O से मिलाया, तो हमें ये प्रूव करना है कि OB इक्वल टू OC है, और दूसरा AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये प्रूव करना है ना। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करना है। तो पहले पार्ट के लिए हम OB OC के बराबर है, इसके लिए हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो एंगल
बी एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, हमने थ्योरम 7.2 में पढ़ा था कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। सो अगर बी और सी के एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो उसका हाफ भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मान लिया। और एंगल बी क्या है? एंगल बी हमारा सम ऑफ द एंगल ए बी ओ और एंगल सी बी ओ, इनका सम है। सो ओ बी बाइसेक्ट करता है बी को, चूँकि तो ए बी ओ और सी बी ओ आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमने सी बी ओ की जगह पे ए बी ओ रख दिया, क्योंकि ये दूसरे के बराबर है। तो सी बी ओ की जगह पे ए बी ओ रख दिया, तो ए बी ओ प्लस ए बी ओ इक्वल टू एंगल बी होगा। तो ए बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल बी होगा, है ना। तो हाफ ऑफ द एंगल, इसी तरीके से चूँकि ए बी ओ सी बी ओ के बराबर है तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए सी ओ भी हाफ ऑफ द एंगल सी के बराबर होगा, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हमें ए बी ओ और ए सी ओ, है ना, ए बी ओ और ए सी ओ आपस में बराबर है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ये आपको जैसे ये यहाँ पे देखो भाई कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका आधा आधा एंगल लोगे तो ये इसके बराबर होगा। ये तो हमें कंस्ट्रक्शन से पता है, बट बाई थ्योरी कैसे प्रूव करना है वो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए बी ओ हाफ बी के बराबर होगा और सी बी ओ हाफ सी के बराबर होगा। सो ए बी ओ और ए सी ओ ये दोनों आपस में बराबर हैं बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल तो ये हो गया इक्वेशन 3, है ना। तो ए बी ओ ए सी ओ के बराबर हो गया, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो अब हम चूँकि ए बी ओ सी बी ओ के बराबर है, ए बी ओ सी बी ओ, चूँकि ओ भी बाइसेक्ट करता है किसको, हाँ, ए बी ओ सी बी ओ के बराबर है और ए सी ओ बी सी ओ के बराबर है, क्योंकि ओ बी और ओ सी एंगल बी एंड सी को बाइसेक्ट करते हैं। सो आगे हम ये बोल सकते हैं कि सी बी ओ बी सी ओ के बराबर है, क्योंकि देखो हाँ, यहाँ पे ए बी ओ ए सी ओ के बराबर है ही है ऑलरेडी, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। अब ए बी ओ सी बी ओ के बराबर है और ए सी ओ बी सी ओ के बराबर है। सो यहाँ पे ए बी ओ ए सी ओ ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो सी बी ओ और बी सी ओ भी बराबर होंगे। तो मतलब एंगल सी बी ओ मतलब ये एंगल और एंगल बी सी ओ मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये मतलब कहना चाह रहे हैं। हमने पहले ये प्रूव किया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया सी बी ओ। अब ये इंटेंगल ओ बी सी फ्रॉम द इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में नाउ फ्रॉम द थ्योरम 7.3 द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि अभी वो हमने वहाँ पे पढ़ा ना कि ये इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल मतलब ये सॉरी कहाँ गए, सी बी ओ मतलब ये एंगल के बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड ओ बी और ओ सी है, तो वो आपस में एक दूसरे के बराबर। तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब इस चीज़ को आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रूव करके क्यों नहीं कर सकते थे। अगर आप मान लो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को लेते भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तब भाई मतलब मान लो हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को किसी तरीके से सपोज कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम ओ बी और ओ सी को के बराबर प्रूव कर सकते हैं। बट वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए आपको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो ये दोनों ट्रायंगल आप लेते तो इसमें एक साइड तो दिया गया है, दूसरी साइड मान लो ए ओ कॉमन हो जाती,
तो दो साइड्स, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये तो हम प्रूव ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो वहाँ से भी नहीं प्रूव हो सकता था। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करके ये चीज़ नहीं प्रूव कर सकते थे। तो इसमें जिस तरीके से हमने ये प्रूव किया, मतलब इसी तरीके से इसको प्रूव कर सकते थे, है ना, थ्योरम 7.3 को यूज करके कि इक्वल मतलब साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो इस तरीके से ये प्रूव हुआ। सो ये भी एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, उसमें ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO को लिया है, जिसमें AB इक्वल टू AC है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो गिवन है, और OB इक्वल टू OC ये हमने पार्ट 1 में प्रूव ही किया है, और AB इक्वल टू ACO ये इक्वेशन 3 जो है हमारा, यहाँ पे हमने ये निकाला है, प्रूव किया है। तो ये तीनों चीज़ों में दो साइड्स हैं और उसके बीच का एंगल है ना, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को ये फिट करता है। तो उस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमारे ये ट्रायंगल जो हमने कंसीडर किया है, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होंगे। और फिर CPCT रूल के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC, है ना। OAB लिया तो OAC लिया, OAC फिर OAB, है ना, इस तरीके से है। तो ये दोनों एंगल, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग वाला है वो चीज़ भी वैलिड हो रही, वो मैं चेक, मतलब इससे चेक होता है कि O अगर यहाँ पे लिया है कि OAC लिया है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें देखो OAB लेना पड़ेगा, फर्स्ट फिर सेकंड, तो इस तरीके से ये वैलिड हो रहा है। तो जस्ट वो चेक कर रहा था मैं उस पॉइंट से, है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये कह सकते हैं कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो ये प्रूव होता है। उसके बाद हमारा ट्रायंगल दूसरा क्वेश्चन आता है। इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है BC का, है ना। तो ADB एंगल और ADC एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे, और BD इक्वल टू DC, चूँकि वो ऐसा दिया गया कि वो बाइसेक्ट भी करता है BC को। और हमें ये प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। तो हम अगर AB इक्वल टू AC प्रूव कर दें, हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC को कंसीडर करते हैं, जिसमें BD इक्वल टू CD गिवन है, ADB इक्वल टू ADC ये भी गिवन है, चूँकि दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, राइट एंगल हैं, और AD इक्वल टू AD वो कॉमन है। तो ये और इसके बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT रूल के तहत ये दोनों एंगल ABD और एंगल ACD बराबर होंगे, एंगल ABD और एंगल ACD बराबर होंगे, और एंगल ABD और एंगल ACD आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ABD को हम एंगल ABC, ABD मतलब यहीं तक है, तो एंगल ABD और एंगल ABC दोनों सेम ही होंगे, यही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाय द वे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट CPCT रूल को यूज करते हुए कि AB इक्वल टू AC, चूँकि AB किसके कोरस्पॉन्ड है, AC के कोरस्पॉन्ड है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो AB AC के कोरस्पॉन्ड है, तो यहाँ से डायरेक्ट AB इक्वल टू AC हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे और भी पॉइंट ले लिया है कि पहले हमने दोनों एंगल को इक्वल दिखाया है, दोनों एंगल को इक्वल दिखा करके हमें ये पता है कि फॉर एनी ट्रायंगल
द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो कौन आ गया था एक, सॉरी। तो फॉर एनी ट्रेंगल साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल थ्योरम जो कि 7.3 में दिया गया, तो उसको यूज करके हमने किया है। तो वो स्टेप नहीं करके आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि चूँकि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी होंगी कॉन्ग्रुएंट, तो ए सी इक्वल टू ए बी आप डायरेक्ट वहाँ से भी मतलब बोल सकते हैं। ओके, अब ए बी सी एक तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल दिया हुआ है इसमें कि एल्टीट्यूड बी और सी एफ आर द ड्रॉन टू द इक्वल साइड ए सी और ए बी, जो कि इक्वल साइड है उस पर हमें दो एल्टीट्यूड बी और सी एफ ड्रॉन किया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड जो बी एंड सी एफ है वो इक्वल है। तो हमें यहाँ पे इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ट्रेंगल ये जो दिया गया है कि ट्रेंगल सी एफ बी और ट्रेंगल बी ई सी है ना, ये दोनों ट्रेंगल को कंसीडर करना होगा। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, सी एफ बी और बी ई सी दोनों इक्वल होंगे जो कि दोनों राइट एंगल है वो दिया गया है। हमें बी और सी एफ आपस में बराबर हैं, ये दोनों मतलब इस चीज़ को प्रूव करना है। ओके, सो हमने ट्रेंगल सी एफ बी और ट्रेंगल बी ई सी को कंसीडर किया। उसमें एफ बी सी और ई सी बी जो कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, तो ए बी सी और ए सी बी, एक मिनट हमने क्या किया है, हाँ ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो हाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल है ना। तो एंगल एफ बी सी एंगल ई सी बी के बराबर होगा क्योंकि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मतलब दोनों इक्वल एंगल ए बी सी और एफ बी सी, मतलब ए बी सी लोगे आप तो ये एंगल आएगा, अगर एफ बी सी लोगे तो ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंगल एफ बी सी और एंगल ई सी बी ये इक्वल हो गया, तो एक एंगल हो गया। एंगल सी एफ बी और एंगल बी सी ये 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो एक ये दो एंगल हो गया। और बी सी इक्वल टू बी सी एक कॉमन है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड है, तो ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया था सी एफ बी और बी ई सी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सी पी सी टी रूल को यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि बी सी एफ के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में बी किसके कॉरस्पॉन्ड करता है, सी एफ के कॉरस्पॉन्ड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो बी सी एफ के बराबर होगा, ये प्रूफ हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें एल्टीट्यूड है दो बी एंड सी एफ है ना। ए सी और ए बी साइड्स पे दो एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ ड्रॉ किया गया है और वो इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है, मतलब बी और सी एफ ये इक्वल है, और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी ई और ए सी एफ दो ट्रायंगल वो एक दूसरे के ट्रायंगल ए बी कौन सा हुआ, ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल हुआ, और एंगल ए सी एफ मतलब ये वाला ट्रायंगल हुआ है। ए सी एफ ये हुआ और ए बी ई ये हुआ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम दोनों हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि बी और सी एफ ये दिया गया है इक्वल है, और ए एफ सी और ए बी चूँकि एल्टीट्यूड है दोनों 90 डिग्री होंगे है ना, ये दोनों चीज़ 90 डिग्री के बराबर होंगे, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ए एफ सी और ए ई बी मतलब ये वाला, तो ये इक्वल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एल्टीट्यूड तो मतलब दोनों साइड दोनों तरफ का होता है ना। तो ये हो गया, हमें ये प्रूव करना है। तो ये दोनों चीज़ें, तो सबसे पहले पार्ट में हमने जो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी और ए सी एफ इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। सो ट्रायंगल ए बी
में और ए सी एफ है ना, इन दोनों में सबसे पहले हमें बी इक्वल टू सी एफ ये दिया गया है। ओके, बी ई ए और ए एफ सी, मतलब सी एफ ए बोल सकते हो, सी एफ ए, क्योंकि वही सी एफ ए, चूँकि हमने बी ई ए लिया है तो उसी के सीक्वेंस में हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, सेकेंड थर्ड फिर ए, तो सी एफ ए ये 90 डिग्री होगा, जो कि दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे दो एंगल, मतलब ये एंगल और ये साइड, तो यहाँ पे मतलब दो एंगल, जबकि जो साइड्स है वो इसके बीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो ए एस कॉन्ग्रेंस रूल होगा। तो ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया को यूज करके हुए बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए सी एफ ये दोनों एक दूसरे के मतलब कॉन्ग्रेंट हैं एक दूसरे के। ओके, और फिर दूसरे पार्ट में CP/CT रूल को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि चूँकि इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के, सो इसमें AB है, AB किसके कॉरस्पॉन्ड है, AC के, AB AC के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ABC और DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सेम बेस BC पे बनाए गए हैं, ऐसा फिगर 7.33 में शो किया गया है। हमें एंगल ABD और एंगल ACD आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये बेस कॉमन बेस BC पे दो ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ADC, ये ABC और DBC मतलब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए गए, तो हमें ये प्रूव करना है ये ABD और ACD बराबर है, तो ABD मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ABC और एंगल ACB आपस में इक्वल होंगे, ये लिख लिया। उसी तरीके से DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो उसके भी जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होंगे, एंगल DBC और एंगल DCB वो आपस में इक्वल होंगे, वो लिख लिया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने से हमें ये टोटल एंगल मिल जाएगा। तो दोनों जब ऐड करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से, मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से हमने ऐड कर दिया, तो हमें इक्वेशन 3 मिला। अब ABC और DBC एंगल को ऐड करोगे आप, तो एंगल ABD मिल जाएगा, और ACB और DCB एंगल को ऐड करोगे तो आपको एंगल ACD मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 में ये हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि ABD ACD के बराबर है, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें कि AB AC के बराबर है, और साइड BA को D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट AD इक्वल टू AB, जो कि हमें फिगर 7.34 में शो किया गया है। हमें BCD एक राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है ना। ABC एक राइट एंगल ये दिया गया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें AB ये इसके बराबर है, ये था A पॉइंट को D तक प्रोड्यूस किया गया है, ये दिया गया था ना। साइड BA मतलब वही वहाँ साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक, सच दैट कि एक मिनट सॉरी पीछे AD इक्वल टू AB, दैट AD इक्वल टू AB मतलब ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर है, ये D पॉइंट को इस तरह से चूज किया गया, मतलब BA को इतना एक्सटेंड किया गया कि AB इक्वल टू AD के बराबर हो। तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ओके, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये एंगल और ये एंगल है ना, एंगल ACB ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं। ओके, तो ये इसको इक्वेशन 1
हम मान लेते हैं थ्योरम 7.2 का यूज करके, क्योंकि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसा है। फिर ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ACD में जो है यहाँ पे AC इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, तो मतलब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो इसके जो भी अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ACD और एंगल ADC ये भी आपस में इक्वल होंगे सेम थ्योरम 7.2 को यूज करके, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे मिल चुका है। उसके बाद हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इनका सम 180 डिग्री होगा। तो DBC और BDC, तो DBC एंगल क्या हो गया, DBC एंगल DBC को एंगल ABC के बराबर ही है वो ले लिया, चूँकि मतलब ये पूरा लो या तो ये हाफ लो, दोनों मतलब इक्वल ही होगा ना, सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से एंगल BDC इक्वल टू एंगल ADC, मतलब ये वाला एंगल लो, यहाँ से लो ADC या BDC, ये भी सेम होगा। तो हम DBC और BDC के जगह पे ABC और ADC पुट कर दिए और BCD एज इट इज रहने दिए 180 डिग्री हो। तो ABC और ADC हमने ABC और ACD यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो एंगल क्या आ जाएगा, ACB और ACD, मतलब ये ACB ABC की जगह पे क्या आ जाएगा, ACB और ADC की जगह पे ACD। तो ACB और ACD प्लस BCD इक्वल टू 180। तो ACB क्या हो गया, ACB और ACD, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को सम करोगे तो आपको एंगल BCD नहीं मिलेगा, हाँ तो मिलेगा। तो एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 2 इंटू एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, तो BCD एंगल 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल BCD राइट एंगल है, तो यहाँ पे वो प्रूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि एंगल A 90 डिग्री है और AB इक्वल टू AC है, मतलब ये AB इक्वल टू AC है और ये 90 डिग्री दिया गया है। हमें B एंगल और एंगल C की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो अगर AB AC के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो कि अगर दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल का तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C के बराबर होगा, है ना। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको कंसिडर कर लिया। अब हमें ये भी पता है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B एंगल A एंगल C का सम 180 डिग्री हो गया। एंगल B एंगल C के बराबर है और एंगल A ऑलरेडी दिया गया 90 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C 180 में से 90 घटाएंगे तो एंगल B प्लस एंगल C 90 डिग्री हो जाएगा। ये दिया है एंगल B और एंगल C आपस में बराबर हैं, तो इसमें पुट कर दिएंगे B की जगह पे, मतलब C की जगह पे एंगल B, तो B प्लस B इक्वल टू 90, तो 2B इक्वल टू 90। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एंगल B 45 डिग्री मिल जाएगा। तो और एंगल B के बराबर एंगल C है तो वो भी 45 डिग्री मिल जाएगा, हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, है ना। तो इट इज़ गिवन दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, है ना, ये हमें दिया गया है। तो AB इक्वल टू AC है, अगर AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके, है ना। अगर है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट अगर दो साइड्स को हम इक्वल मानते हैं तो इट इज एक्टिंग एज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर ए बी बी सी के बराबर, मतलब ए सी बी सी के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। उसी मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। तो 1 2 को इक्वेशन 1 2 से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे बी और सी की जगह पे एंगल ए पुट कर दिया, तो एंगल ए की वैल्यू 60 मिल गई, और एंगल ए के बराबर ही एंगल बी और सी की वैल्यू होगी, तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये प्रूव हो जाता है। ओके, आगे हमारे जो और भी क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए वो दिया गया है। सो थ्योरम 7.4 में ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर तीनों साइड किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हमने ये पॉइंट आप याद रखना, हमने पीछे ये पढ़ा कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है किसी ट्रायंगल के, मतलब किसी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, तब ये ज़रूरी नहीं है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हों, है ना। मतलब ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डजंट एग्जिस्ट, बट ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिपल एस मतलब ऐसे ऐसा साइड साइड साइड, तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते, तो अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे ये 7.3 फिगर में ये साइड इसके साइड के बराबर है, ये साइड इसके साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करके कॉन्ग्रुएंट हैं। उसी तरीके से हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो कि 4th क्राइटेरिया है वो भी है होता है। तो RHS का मतलब ये होता है कि इसमें राइट एंगल हो, मतलब अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, RHS का मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना तो मस्ट है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल अगर हैं, तो अगर उसमें एक हाइपोटेनस और एक साइड है ना, सो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस और एक साइड किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का एक मतलब उसके हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे है, सो इसका हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के बराबर है और एक साइड बराबर है, ये तो राइट एंगल है ही है। सो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। तो ये हमारा 3rd एंड 4th क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया, तो हमने पीछे 2 क्राइटेरिया पढ़ा था, मतलब ए या इसको AAS भी बोलते थे। ये दोनों चीज़ें सही मतलब एग्जिस्ट करती थी, पीछे ये पढ़ा, और फिर SAS। तो पहली क्राइटेरिया ये पढ़ी, दूसरी ये पढ़ी, तीसरी ये हुआ ट्रिपल एस, और 4th क्राइटेरिया RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये टोटल 4 क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा एक्सरसाइज 7.3 दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल दिया गया है, ABC और TBC, है ना। और 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं सेम बेस BC पर, और वर्टिक्स A एंड D और ऑन द सेम साइड ऑफ द BC, है ना, जैसा कि ये फिगर 7.39 में दिखाया गया है। सो अगर इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को BC तक एक्सटेंड किया गया जो कि BC को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें ये 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, इसको प्रूव करना है। 2 ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के, ये प्रूव करना है। ABP
ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP को, ये प्रूव करना है। AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये प्रूव करना है। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और BC को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। BC पे परपेंडिकुलर भी, AP शुड बी परपेंडिकुलर टू द BC एंड BC को बाइसेक्ट करना चाहिए, ये भी प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में। सो हमें क्या क्या दिया गया है वो हमने लिख लिया। AB इक्वल टू AC और DB इक्वल टू DC या और BC इक्वल टू BD इक्वल टू CD, मतलब वही आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, वो हो गया। तो पहले वाले ट्रायंगल से AB इक्वल टू AC मिल गया, फिर DB इक्वल टू DC दूसरे से मिल गया, या BD इक्वल टू CD मिल गया। फिर उसके दो मतलब उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल्स होंगे। तो ये थर्ड और फोर्थ, ये चार चीज़ें हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहले पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो हम ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल है और एंगल ACD इसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें AB इक्वल टू AC ये दिया हुआ है, BD इक्वल टू CD ये भी दिया हुआ है। सो सॉरी यार, ये क्या पेज खुल गया। हाँ तो हम AB इक्वल टू AC ये गिवन है ऑलरेडी, BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है ऑलरेडी, और AD इक्वल टू AD ये तो कॉमन ही है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल APC के, सॉरी ABP इक्वल टू ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब इसमें हमारा AB इक्वल टू AC ये ऑलरेडी गिवन है, और ये AP इक्वल टू AP ये भी ऑलरेडी जो कि कॉमन है, ये हो गया इन दोनों ट्रायंगल में। और एंगल ये BAD मतलब CPCD जो पहले पार्ट में हमने प्रूव किया था, उसमें अगर CPCT रूल को यूज करें तो ये एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये है ना। तो अगर ये BAD और CAD आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि BAP एंगल और CAP एंगल भी आपस में बराबर होंगे उसी CPCT क्राइटेरिया के थ्रू। तो दो साइड्स मतलब AB और AP दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल है आपस में, तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो SAS क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव हो जाता है। अब उसी तरीके से तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, तो AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है। पहले पार्ट में हमने AB मतलब अभी इसी पार्ट में हमने प्रूव किया कि ABP मतलब सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो CPCT रूल के थ्रू ट्रायंगल PAB ट्रायंगल PAC जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट एंगल के, तो ये दोनों एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली हम AP बाइसेक्ट एंगल अच्छा एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी हमें प्रूव करना है। सिमिलरली हमने ABD और ACD एंगल को भी पार्ट 1 में है ना प्रूव किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ये दोनों ट्रायंगल। उसमें भी CPCT क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एंगल BDA और CDA मतलब ये और एंगल CDA ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट किसी भी को मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया। अब हमें लीनियर पेयर एंगल
इसका हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो BDA और BDP इक्वल टू 180 होगा और CDA प्लस CDP का सम भी 180 डिग्री होगा। अब BDA की वैल्यू यहाँ और CDA की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट में हमारा पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है कि फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट में कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द B। तो हमें BP इक्वल टू CP प्रूव करना है और APC APB या APC का इक्वल टू 90 डिग्री ये प्रूव करना है। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमने पहले पार्ट 2 में हमने ये प्रूव किया कि ABP और ACP दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो CPCT क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि BP इक्वल टू CP होगा। तो ये इसको हमने इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिया। अब APB और APC का सम 180 डिग्री होगा। अब APB और APC क्या होगा, APB और APC इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, चूँकि लीनियर पेयर एंगल है। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, है ना, क्योंकि हम ये CPCT क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होंगे। अब APB में APC की मतलब APB तो APB ने APC की जगह पे APB रख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो एंगल APB 90 डिग्री आ गया। तो एंगल APB और एंगल APC आपस में बराबर है तो APC भी 90 डिग्री हो गया। तो हम ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मतलब 90 डिग्री भी हमने प्रूव कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में AD एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब कि वो 90 डिग्री होगा। मतलब अगर जैसे AD इज द एल्टीट्यूड ऑन BC तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। तो एक ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसमें AB इक्वल टू AC है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में AD BC को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। और AD BC को बाइसेक्ट करता है मतलब BD इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूव करना है। तो हमें AB इक्वल टू AC ये दिया गया है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ये इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल मैंने नहीं लगाया है, उसको लगा लेते हैं। ओके, सो इसमें AD इक्वल टू AD जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में ये हो गया। AB इक्वल टू AC ये गिवन है और ADB इक्वल टू ADC जो कि 90 डिग्री के बराबर है ये भी गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होती है। तो हाइपोटेनस ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होगी। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT रूल के थ्रू इक्वल होंगे। तो BD इक्वल टू CD मतलब ये AD हमें BC को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव हो गया। और सेम लॉजिक से CPCT क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू या उसी सीक्वेंस में लेते हैं कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAC। तो एंगल मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूव। आप एंगल BAD को भी लेते हैं। अगर आप एंगल BAD लोगे तो यहाँ पे देखो एंगल अगर आप BAD लोगे तो इधर हो जाएगा CAD, यहाँ पे DAC की जगह पे CAD कर दो। तो मतलब आप जिस सीक्वेंस में पहले वाले को लो उसी सीक्वेंस में मतलब कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में दूसरे वाले को लो, है ना।
मतलब उल्टा सीधा इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने पहले मान लो डी ए बी लिया, तो डी ए बी मतलब थर्ड लिया, फिर फर्स्ट लिया, फिर सेकंड लिया, तो यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से थर्ड लेंगे, फर्स्ट लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, तो डी ए सी हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें फिगर 7.4 में दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल शो किया गया है। अब इसमें टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी का दो साइड्स ए बी सी और ए एम मीडियन जो कि है वो दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के दो साइड्स पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के इक्वल है, ऐसा दिया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट है। सो हमें ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया गया है, ए एम इक्वल टू पी एम दिया गया है और बी एम इक्वल टू क्यू एन दिया गया है ना। तो ये तीन चीज़ें दी गई हैं, हमें ए बी एम पी क्यू एन ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है। सो हम ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन को कंसीडर करते हैं। इसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू ऑलरेडी दिया गया है, ए एम इक्वल टू पी एन ये भी दिया गया है, बी एम इक्वल टू क्यू एन ये भी दिया गया। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को कंसिडर करते हैं। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू ये ऑलरेडी दिया गया है, ट्रायंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, सी पी सी टी अगर पहले वाला पार्ट को कंसीडर करें और सी पी सी टी क्राइटेरिया को कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं कि एंगल अगर ए बी एम है तो एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं ए बी एम को, तो एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मीडियन हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होगा वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बी एम इक्वल टू एम सी होगा। इसी तरीके से एन मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर का, सो क्यू एन इक्वल टू एन आर भी होगा, है ना। तो वी एम इक्वल टू एम सी और क्यू एन इक्वल टू एन आर ये मीडियम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हो गया। सो बी एम इक्वल टू क्यू एन ऑलरेडी दिया हुआ है, बी एम इक्वल टू क्यू एन ऑलरेडी ऊपर दिया गया है, तो इसलिए एम सी ये बी एम इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू एम सी इक्वल टू एन आर ये चारों आपस में इक्वल होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे बी एम इक्वल टू क्यू एन दिया गया तो बी एम क्यू एन के बराबर है, तो बी एम एम सी क्यू एन एन आर सब आपस में इक्वल होंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। तो हमने दो एंगल और दो एंगल मतलब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल कंसीडर किया। तो यहाँ पे एस ए एस सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी अच्छा हाँ सॉरी। अब हमें यहाँ पे ए बी सी और अच्छा ये हमने ये तो इसके बराबर है, ये हो गया, ये एंगल इसके बराबर हमने प्रूव कर दिया, ये हो गया। अच्छा हमें बी सी इक्वल टू क्यू आर है ऐसा हमें दिखाना है। हाँ तो उसके लिए आगे एक स्टेप हमने ये किया, बी एम इक्वल टू क्यू एन ऑलरेडी दिया हुआ है, टू बी एम इक्वल टू दो से मल्टीप्लाई कर दिया, बी एम प्लस बी एम क्यू एन प्लस क्यू एन, बी एम की जगह पे एम सी जो कि पीछे हमारा ये हो गया ना, बी एम इक्वल टू एम सी के बराबर है। उसी तरीके से क्यू एन इक्वल टू एन आर के बराबर है, पीछे यहाँ पे क्यू एन इक्वल टू एन आर के बराबर है। सो इनको पुट किया तो बी एम प्लस एम सी इक्वल टू बी सी और क्यू एन प्लस एन आर इक्वल टू क्यू आर। अब ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 2 जो पीछे है, इक्वेशन 1 2 एंड 4 इनको यूज करते हुए और एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपना दिया गया है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी है। मैंने इसको काफ़ी मतलब सोचा तब जाके मुझे ट्रिक हुआ, मतलब ट्रिकी है सिंपल ही बट थोड़ा मतलब ट्रिक है इसमें, मतलब कंसीडरेशन कौन सा ट्रायंगल आप कंसीडर करोगे वो उसका लेकर के ट्रिकी है।
बी एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और हमें आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल को ही यूज करना है और कोई नहीं। आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल को यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें बी इक्वल टू सी एफ, जो कि इक्वल एल्टीट्यूड है, तो एक एल्टीट्यूड में है और इक्वल है, तो बी इक्वल टू सी एफ ये दिया गया है, और बी ई सी और बी ई ए या सी एफ बी और सी एफ ए है ना, क्योंकि एक एंगल ये कंसिडर कर सकते हैं, एक एंगल ये, तो ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये आपस में इक्वल होंगे, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी को या तो इक्वल दिखाएं या ए बी इक्वल टू ए सी को इक्वल दिखाना है, ये हमें वो करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बी सी ई, तो यहाँ पे जो कि आप आर एच एस क्राइटेरिया यूज करना चाहते हो तो आपको क्या कहते हैं, उसमें हाइपोटेनस और एक साइड से इक्वल होनी चाहिए। तो हाइपोटेनस, इसमें कोई भी आप ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ये लेते हैं कि ए बी ई और ए बी ई और ए एफ सी लेते हैं, है ना, मान लो ए बी ई नहीं, ए बी ई और ए सी एफ लेते हैं, तो इसमें राइट एंगल भी है और एक साइड तो इक्वल हो जाती है, बट इसमें हाइपोटेनस इक्वल तो मिलता है नहीं, तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाए ऐसा वाला हमें ट्रायंगल चूज करना था। इसमें राइट एंगल और एक साइड को कंसीडर करते हुए हाइपोटेनस भी इक्वल हो, ऐसा ये बी सी वाला जो कॉमन पोर्शन रहेगा ऐसे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना था। हमें ट्रायंगल ई बी सी और ट्रायंगल एफ सी बी कंसीडर करना है, तो हमने ट्रायंगल बी सी ई, है ना, बी सी ई लिख लिया, ट्रायंगल बी सी ई, उसी तरह से उसी सीक्वेंस में जाएंगे तो ट्रायंगल सी एफ बी होगा, सॉरी मैंने बी सी ई लिया, है ना, तो उसी तरीके से सी बी एफ होगा, हाँ सी बी एफ, बी सी ई लिया तो उसी तरह सी बी एफ होगा। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर किया, तो यहाँ पे बी सी एफ के बराबर है, वो गिवन है। बी ई सी इक्वल टू सी एफ बी 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है। सो राइट एंगल, तो इसमें अभी ये ट्रायंगल कंसीडर अगर करते हो तो ये राइट एंगल हुआ, ये पर मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो बी सी हुआ, तो बी सी एक हाइपोटेनस और एक साइड है जो भी उसको परपेंडिकुलर जो बोलते हैं, है ना, बी ई को, तो बी ई मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक हाइपोटेनस इक्वल है दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के। तो आर एच एस कॉन्ग्रेस रूल को कंसीडर करते हुए हमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ई और ट्रायंगल सी बी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और सी पी सी टी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हमें कह सकते हैं कि एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी होगा। ओके, सो एफ बी सी ई सी बी के बराबर होगा सी पी सी टी, तो एफ बी सी लिखो या ए बी सी लिखो, ये दोनों एंगल बराबर ही है, तो एफ बी सी को एंगल ए बी सी लिख सकते हैं और ई सी बी को एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। सो थ्योरम 7.3 को कंसीडर करते हुए कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट, मतलब इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, वो हो सकता है। तो इसके अपोजिट साइड ए सी है और इसके अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यही हमारा प्रूव हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सो ये हमारा हो गया। सो हाँ, जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना कि फ्रॉम द थ्योरम 7.2, जो भी थ्योरम लिख रहे हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो लिखना पड़ेगा कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल इन एट एंगल आर इक्वल, तो ऐसा आपको लिख के तब उसको आपको अप्लाई करना है। ओके, फिर ये हमारा क्वेश्चन 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी ऐसा गिवन है, और हमें ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी हमें ड्रॉ करना है टू शो दैट बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमें ए बी इक्वल टू ए सी ऐसा गिवन है, बी इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है।
हमने ट्रेंगल ए पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे, है ना। सो एंगल ए पी बी और हाँ, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर दिया। यहाँ गिवन में आप एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी इक्वल टू होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हो गिवन में। सो ट्रेंगल ए पी बी और ट्रेंगल ए पी सी को कंसिडर किया, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए पी बी एंगल और ए पी सी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपस में भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के हैं और आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया दूसरा। और ए पी इक्वल टू ए पी, तो ये इसमें हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल और एक हाइपोटेनस और एक साइड, ये वाला साइड। तो हाइपोटेनस और एक साइड और एक मतलब राइट एंगल तो है ही है ट्रेंगल, है ना। इससे तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमें कह सकते हैं कि ट्रेंगल APB और ट्रेंगल APC आपस में इक्वल हैं, मतलब इक्वल नहीं, सॉरी, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। APB और APC कॉन्ग्रुएंट हैं। और CPCT क्राइटेरिया को यूज करते हुए कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में। तो B के कोरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग एंगल C होता है, तो B एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके साथ ही चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस ऑफ दिस चैप्टर I have considered these examples as a practice question. So you should solve these examples first without seeing the solution in the textbook. तब भी अगर आपको मान लो कहीं डिफ़िकल्टी होती है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए वहाँ से, और तब भी आपको मान लो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है, तो ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्जांपल्स को उठा के भी पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारे चैप्टर्स के सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व करें, है ना। उससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि इसमें ये वाला एग्जांपल 8 जो है ये काफ़ी ट्रिकी है, मतलब काफ़ी इसमें कॉन्स्ट्रक्शन मतलब एजम्पशन है। तो एजम्पशन जब तक कि आप उसको समझोगे नहीं कि हमें कैसे एजम्पशंस को कंसीडर करना है, जब तक आप उसको एग्ज़ाम में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा टोटल 8 एग्जाम्पल हैं इसमें। तो ये सब ने हमने यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसीडर किया, तो आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर 8 को स्टडी करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, and if you are newcomer on this channel, please do subscribe my channel and please like it and share it with your friends. Thank you very much. We will meet again in the next video. Okay, thank you.